हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इशिका आ चुकी हूँ निया एंड आई एम सो सॉरी, एक्चुअली फ्लो बना हुआ है। निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का फ्लो बना हुआ है। तो एक्चुअली आज लव स्टोरी तो है बट निया एंड कनिष्का की नहीं, मेरी अपनी, आपकी अपनी इशिका की, जो शायद मैंने कहने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाई और अब जा कर के मैंने अपनी रिकॉर्डिंग लेट नाइट स्टार्ट किया। और इसकी वजह ये है कि मैं अगर जल्दी रिकॉर्डिंग शुरू कर देती तो शायद मेरे इमोशंस किस हद तक बह जाते मुझे पता नहीं चलता। इसीलिए सबसे पहले मैंने कुछ घंटे तक डांस किया, अपने अंदर की सारी एनर्जी ख़त्म कर दी, ताकि जब मैं उसकी स्टोरी सुनाऊँ, जब मैं हमारी स्टोरी सुनाऊँ तो मैं भावुक ना हो जाऊँ। आपसे भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने धड़कनों को संभाल कर सुनिएगा और कभी मेरी किसी बात से दिल को चोट पहुंच जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज उस सफ़र को जो मैंने 3 साल पहले शुरू किया था। उस वक्त मैं बीएससी एलयू से कर रही थी और मेरा सेकेंड ईयर था। फर्स्ट ईयर में 65% आए तो सेकेंड ईयर के लिए थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद लगाकर मैं बाकी बच्चों की तरह बैठ गई। चूँकि मेरे सब्जेक्ट मैथ थे तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी और मैथ चूज़ करना मेरी अपनी चॉइस थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा पसंद था। लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस रहने की वजह से मैंने कभी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए मुझे पता ही नहीं था कि इश्क, मोहब्बत, लव जैसी चीज़ होती क्या है। सेकेंड ईयर के करीब 2-3 महीने एग्ज़ाम बाकी थे और उस वक्त मैं दिन रात सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान देती थी। उस वक्त सिर्फ मेरी एक ही फ्रेंड थी जिसका नाम रिया था। रिया रियल में मेरी फ्रेंड थी, जो स्टोरी में है वही रिया है, बस मैंने थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज कर दिया है, बाकी नाम वही है। रिया स्टडी करती थी मेरी तरह बट बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चंचल थी और हर चीज़ खुलकर जीती थी, खुलकर कहती थी और उसकी यही चंचलता मुझे हमेशा से ही उसका फेवरेट बनाए रखती थी या उसे मेरा फेवरेट बनाए रखती थी। उस वक्त इतना ज़्यादा मैं व्हाट्सएप, फेसबुक या अदर कोई सोशल ऐप यूज नहीं करती थी, क्योंकि मेरा ध्यान ही कभी नहीं गया या फिर यूँ कह लें कि मेरा इंटरेस्ट ही कोई नहीं था। आप मुझे किताबी कीड़ा कह सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं टॉपर थी, बस मैं भी बाकी बच्चों की तरह ही थी, लेकिन हाँ, बाकी बच्चों से थोड़ी मेरी एक अलग दुनिया थी। रियल लाइफ में लोगों से मिलना जुलना, बात करना, पार्टी करना, ये सब मुझे स्टार्टिंग से ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। तो इसी वजह से किताबों से मेरी ज़्यादा दोस्ती थी। ज़्यादातर मेरा टाइम क्लास लेने के बाद ग्राउंड में रिया के साथ निकलता था, वो भी स्टडी करते करते या फिर लाइब्रेरी में स्टडी करते करते। एक दिन हम करीब 5-6 लोग ग्राउंड में बैठे हुए थे, तो फेसबुक पेज पर कोई कॉलेज की कोई कॉलेज की एनुअल फंक्शंस की वीडियो अपलोड की गई थी और किसी चीज़ को मुझे ठीक से याद नहीं है कि किस चीज़ के बारे में उस वक्त काफ़ी चर्चा थी और सभी लोग अपने अपने फ़ोन में उस वीडियो को बार बार देख रहे थे। तभी मेरे पास रिया आई, उसने कहा कि तुमने वो वीडियो देखा? तो मैंने कहा कौन सी वीडियो? तो कह रही है वही जो कॉलेज की है। तो मैंने बोला कि कहाँ है? तो बोल रही है कि फेसबुक पेज पे है। नहीं देखा तूने? तो उससे मैंने कहा कि मैं फ़ेसबुक नहीं चलाती। रिया ने जैसे ये बात सुनी तो वो चौंक गई। क्या तुम फ़ेसबुक नहीं चलाती? सीरियसली? हाँ, और क्या, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उसने कहा। और उस वक्त मुझे सच में फ़ेसबुक से कोई मतलब नहीं था, या यूँ कह लें कि फ़ेसबुक पर आखिर मैं क्यों चलाऊँ, मुझे कोई पर्पस नहीं दिखता था। मैं लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी, अपनी रियल लाइफ में नहीं बात करती थी, तो फ़ेसबुक पर किससे बात करूँ? लेकिन जो क्रेज़ था उस समय का, उसके हिसाब से जब सब लोगों ने सुना कि मेरे फ़ोन में फ़ेसबुक नहीं है तो सब शॉक्ड हो गए और मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार मैं सच में ओल्ड फैशन तो नहीं हूँ? मेरे फ़ोन में फ़ेसबुक होना इतना ज़रूरी है क्या?
मैंने सवालिया नज़रों से रिया को देखा तो वो भी मुझे उन्हीं लोगों की तरह देख रही थी। उसने कहा, कनिष्का, ठीक है तुझे फ़ेसबुक यूज़ नहीं करना है, लेकिन डाउनलोड तो कर ले, अकाउंट तो क्रिएट कर ले। कुछ चीज़ें होती हैं जो यूज़फुल होती हैं, माना कि ऑनलाइन हम कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन एक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, मत यूज करना, प्लीज़ बना तो ले। एटलीस्ट कॉलेज के पेज के लिए तो बना ले। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो बिना मुझसे पूछे या बिना किसी की हेल्प के खुद चेक कर सकती है। उस दिन रिया की बातें मुझे सही लगी, तो मैंने उसी वक्त ग्राउंड में बैठे बैठे फेसबुक डाउनलोड किया और अपना अकाउंट भी क्रिएट किया। और उसमें मैंने अपनी एक डीपी लगा दी जो रेड कलर की थी, और उसके ऑफ शोल्डर थी, तो उसमें सॉरी हाफ शोल्डर थी, और उस पर वाइट कलर की पट्टियाँ लगी हुई थी, और उसमें हल्का सा मैंने फ़िल्टर लगा दिया था। तो वही पिक मैंने एफबी पे लगाई, और वही मेरी इकलौती पिक थी, पहली या आखिरी कह लें। और उसके अलावा ना ही मेरी कोई पोस्ट थी और ना ही कोई दूसरी प्रोफाइल पिक। हालांकि मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया, लेकिन कभी भी उस पर बातचीत करना या फिर मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता था। और हर रोज़ की तरह मैं अपनी स्टडी करने लगी। कॉलेज जाना, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। क्लास ओवर होने के बाद बाकी का टाइम या तो ग्राउंड में बीतता या फिर लाइब्रेरी में। बाहरी दुनिया से और कोई मतलब ही नहीं था। कभी न किसी से मिलना, न कहीं पार्टी करना, न कोई फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना। लेकिन फिर भी लाइफ परफेक्ट मुझे लगती थी। कुछ भी अधूरा नहीं लगता था, सब पूरा लगता था। मैं उस समय अपनी फ्रेंड के साथ अलग रूम लेकर रहती थी, क्योंकि मुझे कॉलेज का हॉस्टल नहीं पसंद था। कॉलेज हॉस्टल लाइफ ऐसा लगता था कि जेल है। तो मैं सिर्फ 1 महीने रही थी, 1 महीने बाद ही मैंने छोड़ दिया था। जो लोग हॉस्टल लाइफ जी चुके हैं उन्हें पता होगा कि कितनी ज़्यादा बोरिंग होती है। मेरे लिए तो होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊट-पटांग हरकतें होती थी, तो मेरे हिसाब से वो इन्वायरमेंट बिल्कुल पसंद नहीं था। क्योंकि मुझे पीस चाहिए था, प्राइवेसी चाहिए थी, स्पेस चाहिए था, इसीलिए मैंने अलग रूम लिया और मैं अपने फ्रेंड के साथ रहती थी। फैमिली से स्टार्टिंग से ही दूर रहना मेरी मजबूरी थी कह लें, और फिर धीरे धीरे ये मजबूरी मेरी हैबिट में चेंज हो गई। हर रोज़ की तरह मैं एक दिन कॉलेज से घर आई, अपना काम किया, और फाइनली नाइट में स्टडी करते करते मैं करीब 11 बजे थक गई, और मैंने थक हार कर बुक साइड में रख दिया, क्योंकि उस वक्त मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन था, क्या था, लेकिन हाँ मैं बहुत परेशान हो गई थी। करीब मैंने 8-10 पन्ने फाड़ दिए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, लेकिन उसका आंसर नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत ऊब गई। तो मैंने सर हमेशा कहते थे कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो छोटा सा ब्रेक लो, कुछ मीठा खाओ, पानी पियो, देन उसके बाद आकर के उसको सॉल्व करो। तो मैंने इसी पर्पज़ से बुक को साइड रखा और उस वक्त लैपटॉप ओपन करके बैठ गई, और लैपटॉप में मेरी एफबी अकाउंट ओपन थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एफबी यूज़ करते हैं, लोग इतना इसमें घुसे रहते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा ही, तो चलो आज मैं भी एफबी यूज करती हूँ। तो मैंने धीरे धीरे एफबी अकाउंट यूज करना शुरू किया। काफ़ी मैसेजेस थे मेरी, हालांकि एक ही प्रोफाइल पिक थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे, करीब 20-25 मैसेजेस थे। न्यू ही अकाउंट था और रिक्वेस्ट तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं कभी देखती नहीं थी, तो वो इकट्ठा होती जाती थी, तो नंबर्स पढ़ना लाजमी था। उस दिन पहली बार मैंने मैसेज बॉक्स चेक किया, और मैं स्क्रॉल करती जा रही थी, ऊपर से नीचे धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। करीब मैंने 10 लोगों के मैसेजेस ऊपर से ही इग्नोर कर दिए। मैंने उसे ओपन करके भी नहीं देखा कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि दिख जाता है ना ऊपर, हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये सब लिखा रहता है फालतू का मैसेजेस। तो मैंने किसी के भी प्रोफाइल पे क्लिक नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं 11वें नंबर पर आई, तो मेरी नज़र एक प्रोफाइल पर पड़ी, जिसमें एक क्यूट सी पिक लगी हुई थी, लेकिन वो टेडी बियर की थी, ना कि किसी लड़की या किसी लड़के या किसी एनिमल या कोई अदर पिक।
सिर्फ़ और सिर्फ एक पिंक फ्लफ़ी कलर का टेडी बियर था, सॉरी फ्लफ़ी बालों वाला टेडी बियर था। मैंने जब उस नाम को देखा तो मैं अचानक रुक गई और मैं कुछ देर के लिए उस नाम को देखने लगी। ऐसा तो था नहीं कि मैंने पहले किसी लड़की का मैसेज नहीं देखा था मैंने कई सारे मैसेजेस देखे थे, लेकिन कभी ओपन करके किसी का मैसेज रीड नहीं किया था। जब मैंने उसके नाम को देखा, ईशा, तो मैंने उस पर क्लिक किया और जब मैंने क्लिक किया तो उस पर कई सारे मैसेजेस पड़े हुए थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करीब 20 मैसेजेस पड़े हुए थे और सब गुस्से से लाल मैसेजेस। मैं अचानक चौंक गई, ये क्या है? कब से? जब मैंने डेट देखा कि ये मैसेजेस कब से पड़े हैं, जब मैंने डेट चेक की तो ये मैसेजेस करीब मेरे अकाउंट बनाने के 2 या 3 दिन बाद से शुरू हुए थे और हर रोज़ मैसेजेस थे। उसके बाद से करीब मैंने धीरे धीरे 20 दिन निकाल दिए और 20 दिन के करीब 20 से भी ऊपर मैसेजेस थे। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन में एक मैसेज तो ज़रूर था। उसकी टाइमिंग फिक्स नहीं थी। हाय, हेलो, क्या कर रहे हो, खाना खाया, ये वो ब्ला ब्ला, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानने वाला मैसेज कर रहा हो। और लास्ट में जब 20वां या 21वां दिन था करीब, तो उसमें ये मैसेज बहुत गुस्से वाला था और बहुत ही अजीब मैसेज था। मैंने ऊपर नहीं देखा, मैंने वो लास्ट मैसेज देखा, तभी मुझे उसे और पढ़ने का मन किया क्योंकि उसमें लिखा था तुम बहुत अजीब हो। तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल खड़ूस दिखती हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुमने मुझे परेशान करके रख दिया है। मतलब इस टाइप का मैसेज, जैसा लग रहा था कि कोई अपना सा इंसान हो और वो न जाने कब से हमारा इंतज़ार कर रहा हो। मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड होकर एक टक लैपटॉप की स्क्रीन पर देखती रह गई। ये क्या है? क्यों है? क्या मैं इस लड़की को जानती हूँ? तो मैंने बस यही टाइप कर दिया कि क्या मैं आपको जानती हूँ। अजीब बात ये थी कि जब मैंने उसका मैसेज रिप्लाई किया तो 1 मिनट के अंदर ही वापस से मैसेज आ गया। ओह! तो आपको फाइनली मेरे मैसेज दिख गए, थैंक गॉड। मुझे तो लगा था कि आप यूपी की सीएम हैं। ऐसा अकड़ू रिप्लाई जब मैंने देखा तो मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई। अरे! ये कौन है? इतना अजीब बात क्यों कर रही है? ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसकी कोई गुलाम नहीं, जानने वाली हूँ। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो? मेरा इतना टाइप करना ही था कि उसने कहा, हाँ हाँ, मैं तो पागल ही हूँ, पागल नहीं होती तो इतने दिनों से तुम्हें मैसेज क्यों करती? हाँ, तुमने देखा नहीं, मेरा निकनेम भी लिखा है, क्रेजी गर्ल। जब मैंने उसके मैसेज देखे तो मैंने सच में उसके प्रोफाइल पे क्लिक किया और उसका निकनेम देखा तो सच में नीचे ब्रैकेट में लिखा था, क्रेजी गर्ल। हालांकि मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने उसका निकनेम देखा तो मुझे हंसी आ गई और मैंने उसे हंसते हुए रिप्लाई किया, तुम तो सच में क्रेजी हो। जब मैंने हंसने वाला इमोजी भेजा तो उसने गुस्से से लाल इमोजी भेजा और मुझसे कहने लगी, देखो, हंसो मत, हाँ, तुम यूँ हंस नहीं सकती, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझे कितना परेशान किया है और मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूँगी। हालांकि मैं उससे पहली बार बात कर रही थी, लेकिन वो जिस हक से मुझसे बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उससे सदियों से जानती हूँ। मुझे अचानक उसका मैसेज अच्छा लगा और मेरा इंटरेस्ट उसमें जग गया। हालांकि मैं पहले उसे इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन उसकी ये जो क्यूटनेस थी वो मुझे मैसेजेस में ही पहली बार में ही दिखने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टाइप नहीं कर रही हो, मेरे कानों में बोल रही हो। पहली बार, पहले ही दिन, पहले ही रिप्लाई से उसने सिर्फ मेरे साथ लड़ना शुरू किया और उस वक्त 11 से लड़ते लड़ते कब 12 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। और वो लड़ाई इतनी खूबसूरत थी कि शायद मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत रात थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि जो इंसान आज मुझसे इतना लड़ रहा है कभी मेरी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। एक तो उसकी बातें अजीब, ऊपर से वो उसकी क्यूटनेस ओवरलोडेड हो रही थी।
उसकी मैंने शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही क्यूट होगी, बच्ची होगी, चंचल होगी। मैं बस इमेजिन कर रही थी और मुझे क्या पता था कि वो वैसी ही होगी। लेकिन जब मैंने बात करना शुरू किया था तो मुझे कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ था कि हाँ, आगे चल के इस रिश्ते की गहराई कहाँ तक जाएगी। बस मैंने उसे एवं ही रिप्लाई दे दिया और करीब 1 घंटे बाद मैंने कहा कि देखो, मैं स्टडी करने जा रही हूँ और अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। हालाँकि वो 1 घंटे तक लड़ रही थी, लेकिन जब मैंने उसे ये कहा तो अचानक वो कुछ देर तक रिप्लाई करना बंद करके पता नहीं कहाँ खो गई। मुझे पहली बार उसका यूँ चुप रहना पसंद नहीं आया और मैंने उसे काफ़ी देर तक वेट करने के बाद कहा, बिज़ी हो क्या? मुझे उस वक़्त नहीं समझ आया कि मैंने क्या महसूस किया उसके लिए। अभी तो वो मिली थी, अभी तो उससे बात हुई थी, बात करते-करते 1 घंटे भी नहीं हुए और अभी वो मुझसे गुस्सा हो गई और उसका गुस्सा करना उसी दिन मुझे फ़ील होने लगा। उसने कुछ देर बाद रिप्लाई किया, हाँ, मैं कहीं बिज़ी हूँ, हम कल बात करेंगे। हालाँकि मैंने ही उससे पहले कहा था कि मैं बिज़ी हूँ, स्टडी करना है मुझे। लेकिन जब उसने सेम बात मुझसे कही तो मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा-सा बुरा लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस लड़की का ऑफ़लाइन होना मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा मन ये मानने को उस वक़्त रेडी नहीं हुआ और मैंने बेमन से बिना अकाउंट को लॉग आउट किए लैपटॉप बंद कर दिया और उसे साइड कर दिया, क्योंकि मेरी स्टडी सच में ज़रूरी थी मेरे लिए और अभी तक वही मेरी दुनिया थी। लैपटॉप बंद करने के कुछ सेकंड तक मैं उसके बारे में सोचती रही, लेकिन फिर मैंने अपने सभी ख़्यालों को झटक दिया और मैं वापस से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगी। उस वक़्त तक मेरा मूड बहुत अच्छा हो चुका था और जब मैंने दोबारा से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो चुटकियों में आंसर आ गया और मैं बहुत ही खुश होकर चीखने लगी, लेकिन धीरे-धीरे। वो चीख इतनी ज़्यादा नहीं थी कि लोगों के कानों तक जाए। और उस वक़्त मेरी फ्रेंड भी नहीं थी क्योंकि वो घर गई थी, तो मैं अकेली थी, तो मैं ऐसी हरकतें कर सकती थी और मैंने किया। धीरे-धीरे वो भी रात गुज़र गई, मैंने उसकी यादों को, उसके ख़्यालों को उस रात झटक दिया और सुबह हमेशा की तरह रेडी होकर कॉलेज चली गई। कॉलेज में वक़्त बिताया, अपनी स्टडी की, लेक्चर अटेंड किए, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आया कि फ़ेसबुक ओपन करना है। पूरा दिन मैंने फ़ेसबुक नहीं छुआ क्योंकि ये मेरी आदत में ही नहीं था कि मैं फ़ेसबुक छूऊँ और मैं हमेशा की तरह कॉलेज से घर आ गई, डेली शेड्यूल। और फिर रात के ठीक 11 बजे मुझे उसका फिर से ख़्याल आ गया। उस वक़्त भी मैं स्टडी कर रही थी क्योंकि स्टडी करना मेरे खून में था, मेरी आदत थी और जब तक मैं स्टडी नहीं करती थी मुझे कुछ अधूरा-सा लगता था। लेकिन जब मैं करीब 9 बजे से स्टडी करते-करते 11 बज गए तो मुझे दोबारा से न जाने क्यों अचानक उसका ख़्याल आ गया और मैंने अपना पेन रोक दिया। उस वक़्त लैपटॉप मेरे बिस्तर पर साइड में ही रखा हुआ था और मैंने उस लैपटॉप को थोड़ा अजीब-सी नज़रों के साथ देखा। खुद को पहले रोका, फिर दोबारा से स्टडी करने लगी। कुछ देर बाद फिर से मेरा ध्यान लैपटॉप की तरफ गया और ऐसे ही कुछ टाइम निकलने के बाद मैंने फाइनली अपनी बुक बंद करके साइड में रख दिया और लैपटॉप को खोल लिया। जैसे ही मैंने फ़ेसबुक अकाउंट ओपन किया तो सबसे पहला मैसेज ईशा का था और करीब उस पे 10 मैसेजेस आए थे। मैंने जैसे ही देखा तो मैंने झट से उसके मैसेज ओपन किए और जैसे ही मैंने उसका मैसेज ओपन किया, गॉड, इतना गुस्सा, ओफ़ो! ऐसा लग रहा था कि मैंने गुनाह कर दिया हो। क्या कहूँ मैं, क्या-क्या सब था। पता नहीं, अजीब-अजीब सी बातें, तुम बहुत बेरहम हो, तुम्हें बिल्कुल मेरी याद नहीं आती, तुम बहुत बुरी हो। सॉरी, मैं तुम कह रही हूँ लेकिन उसमें आप लिखा था। आप बहुत बुरे हो। आपसे सच में मैं बात नहीं करूँगी, जाओ, मैं कभी मैसेज नहीं करूँगी। और ये बात मैं कभी मैसेज नहीं करूँगी हर 1 घंटे बाद थी। यानी कि
सुबह से लेकर रात तक ये मैसेजेस करीब 7 से 8 बार सिर्फ यही लिखा था कि मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूँगी। जब मैंने उसके मैसेज देखे तो सच में मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो मुझे मिस कर रही थी। उसने लिखा तो नहीं था कि मैं आपको मिस कर रही थी, लेकिन उसके मैसेजेस ऐसे थे कि सच में मुझे अच्छा लगा कि वो मुझे मिस कर रही है। और अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद मैंने किसी को इतने प्यार से कहा आई एम सॉरी। मैंने ये मैसेजेस देखे नहीं क्योंकि मैं बिजी थी, कॉलेज गई थी, कॉलेज से आई हूँ, अपना खाना खुद बनाया है, अब डिनर करने के बाद स्टडी की है और देन अब जाकर मुझे टाइम मिला है कि मैं एफ ओपन करूँ। फिर उसके बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने बस इतना पूछा आप थक गए हो क्या। उसका ये केयरिंग मैसेज पहली बार था, वरना हमेशा वो लड़ती थी। जब उसने पूछा आप थक गए हो क्या, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा नहीं, मेरा ये रोज़ का काम है। ये सुनकर उसने कहा ठीक है, लेकिन प्लीज़ आप आराम किया करो, इतना ज़्यादा खुद को मत थकाया करो, मुझे आपकी परवाह होती है। ये सिर्फ दूसरा दिन था, दूसरा दिन, दूसरी बार बात हमारी हो रही थी, लेकिन ये कुछ चंद मैसेज ऐसे थे जो आज तक मेरे ज़हन में आज भी वैसे ही हैं। जब मैं इसे याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे सामने उसके मैसेजेस की मूवी चल रही हो। एक एक शब्द मुझे याद है। अचानक उसके मैसेजेस ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल को छू गए और पता नहीं मैं किस दुनिया में खो गई, किस ख़याल में खो गई। मैंने भी उसे कह दिया हाँ, मैं अपना ध्यान रखूँगी, पर तुम भी अपना ध्यान रखना। मैंने इतना कहा ही था, या यूँ कह लें कि मैंने तो यूँ फॉर्मेलिटी में कह दिया था क्योंकि उसने मेरी परवाह की थी, तो मैंने भी उसका परवाह करना ही था। लेकिन उसने अगली बार मुझसे जो पूछा वो मुझे सच में दिल तक छू गया। उसने कहा कनिष्का, क्या आपको मेरी फ़िक्र होती है। उसके ये मैसेजेस देखकर मैं कुछ देर तक बस देखती ही रही और रिप्लाई करना ही भूल गई। मैंने कुछ देर बाद खुद को होश में लाते हुए खुद से ही सवाल किया कि मैं क्या जवाब दूँ। सच तो ये था कि मुझे अभी तक उसकी फ़िक्र नहीं होती थी क्योंकि मेरी तरफ से कोई लगाव ही नहीं था। बस हाँ, मेरा इंटरेस्ट हर वक्त हर पल जब उससे बात करती थी तो बढ़ता ही जा रहा था। तो मैंने उससे सीधे कहा नहीं, मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं होती, मुझे तुम्हारी फ़िक्र क्यों होगी। जब मैंने ये मैसेज किया तो उसने कुछ देर रुक करके रिप्लाई किया ठीक है, आप सही कह रहे हो। ऐसा लग रहा था कि उस मैसेज में उसकी उदासी साफ झलक रही हो और मुझे फिर से बुरा लगने लगा। मेरा ध्यान कहाँ था मुझे नहीं पता, मैं क्या टाइप कर रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अगले ही पल टाइप कर दिया ईशा। मैंने सिर्फ इतना ही लिखा ईशा। उसने उधर से हम्म, मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं होती, लेकिन प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखा करो। तुम सच में प्यारी हो। जब मैंने उससे ये शब्द कहा तो उसने मुस्कुराते हुए इमोजी मुझे सेंड किया, जिससे पता चल रहा था कि ये बात उसे काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस वक्त वो मुस्कुरा रही होगी। उस दिन से शायद मेरी लाइफ में कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मेरी बात ईशा से ना होती हो और उसकी बात मुझसे ना होती हो। जब भी मेरी आँख खुलती तो उसके मैसेजेस पड़े रहते थे। गुड मॉर्निंग के टाइम गुड मॉर्निंग, नाइट के टाइम गुड नाइट, इवनिंग के टाइम इवनिंग, लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, ठीक से खाया करो, ज़्यादा इधर उधर मत जाना, खुद को मत थकाना। तरह तरह के मैसेज उसके पड़े रहते थे। हालांकि पहले मुझे आदत नहीं थी किसी की इतनी केयर की,
और ना ही मुझे अब किसी के ऐसे मैसेजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन उस वक़्त मुझे ईशा के मैसेज बहुत अच्छे लगते थे। हालाँकि ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था, लेकिन कभी किसी दिन ऐसा होता कि अगर मेरा फ़ोन मैंने फ़ेसबुक खोला और उसका मैसेज नहीं देखती थी, तो अचानक मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगती थी। और फिर मैं ये सोचने लग जाती कि क्या उसे मेरी याद नहीं आ रही है। फिर अगले ही पल मुझे ख़्याल आता कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, उसे मेरी याद क्यों आनी चाहिए। लेकिन मेरा दिल इतना नादान था कि वो मानने को रेडी ही नहीं था कुछ। धीरे धीरे वक्त गुज़रता गया और धीरे धीरे इतना ज़्यादा हम लोगों की दोस्ती गहरी हो गई कि अब एक सेकंड भी बिना बात किए रह पाना मुश्किल लग रहा था। लेकिन ईशा इतनी अच्छी थी कि उसे पता था कि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मेरी स्टडी भी ज़रूरी है। तो वो हर रोज़ मुझे टाइम से याद दिलाती थी कि स्टडी करने के बाद ही आपको मुझसे बात करनी है। हालाँकि मुझे स्टडी करना स्टार्टिंग से ही पसंद था, लेकिन जब से वो मेरी लाइफ में आई थी, तब से मेरा दिल करता था कि मैं उससे बस बातें ही करती रहूँ। लेकिन ईशा ये जानती थी कि वो खुद की वजह से मेरी लाइफ ख़राब नहीं कर सकती है, और वो मुझे हमेशा हर वक्त समझाती रहती थी कि कब क्या करना है। और जब वो मुझे कोई काम करने के लिए कहती थी, तो मेरा दिल करता था कि मैं उसे 10 गुना, 100 गुना, बल्कि 1000 गुना ताकत के साथ करूं। और ऐसा ही होता था। मैं 3-3, 4-4 घंटे की स्टडी 1-1, 2-2 घंटे में कंप्लीट करती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे बात करने के लिए। मैं बड़ी-बड़ी चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक से हैंडल करती थी ताकि मेरा ज़्यादा टाइम ना जाए, जैसे आज मैं करती हूँ। आज जब मैं स्टोरी रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैं उसे डायरी पर नहीं लिखती, बल्कि उसे डायरेक्ट माइंड में सोचती हूँ और फिर डायरेक्ट रिकॉर्ड करती हूँ। ये सब आदत मुझे ईशा से ही लगी, क्योंकि उस वक्त भी मुझे जल्दी जल्दी अपने कामों को निपटा कर उसके साथ बात करना अच्छा लगता था। और ये धीरे धीरे मेरी आदत कब मेरी लाइफ का हिस्सा बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। काफ़ी वक्त गुजर गया और देखते ही देखते मेरा एग्ज़ाम भी आ गया। अब एग्ज़ाम टाइम था, तो इस समय मैं ईशा से ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी। हालाँकि वो भी इस बात को समझती थी। लेकिन एक दिन छुट्टी का समय था, आज एग्ज़ाम था, कल छुट्टी थी और नेक्स्ट डे फिर से एग्ज़ाम था। तो मैंने उसे कहा कि आज मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, तो कल मुझे रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। उसे पता था कि उस दिन छुट्टी है। हालाँकि वो जानती थी कि मुझे स्टडी करना है, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे मैसेजेस का वेट करती रही। और उस दिन मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई कि मैंने उसे एक भी मैसेज नहीं किया। उस दिन मेरा अगले दिन मैथ का पेपर था और मुझे वक्त देना था खुद पे। हालाँकि मैं कुछ सेकंड्स निकाल कर उसे मैसेज कर सकती थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ज़रूरी नहीं लगा और मैंने उसे मैसेज नहीं किया। करीब रात के उसी टाइम 11 बजे उसने फिर से मुझे मैसेज किया, और इस बार वो काफ़ी दुखी और गुस्से में लग रही थी। जब मैंने उसका सैड वाला मैसेज देखा, तो वो तो इग्नोर कर दिया, लेकिन गुस्से वाला जब मैसेज देखा, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। मैंने कहा, हालाँकि बुरा लगने वाली बात नहीं थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम आखिर किस हक़ से मुझसे ये कह रही हो कि मुझे तुम्हें मैसेज करना चाहिए? आखिर मैं तुम्हें मैसेज क्यों करूँ? अगर मैं किसी दिन मैसेज नहीं करना चाहती, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? ये सब मैंने गुस्से में कहा था, क्योंकि मैं उस दिन पूरा दिन बिजी थी। और जब ईशा ने मुझसे कहा कि मुझे एटलीस्ट एक मैसेज तो करना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी बातों को गलत तरीके से ले लिया। उसे सिर्फ़ मेरी परवाह हो रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। और उसने फिर मुझसे कहा, कनिष्का, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम ये कहना चाहती हो कि अगर मैं तुम्हें किसी दिन मैसेज ना करूँ, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? मैंने कहा कि हाँ, अगर मैं तुम्हें पूरा दिन मैसेज किए बिना रह सकती हूँ, तो तुम मुझे किसी दिन अगर बात ना करो, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? इस पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया।
उस वक्त मैं भी गुस्से में थी, तो मैंने भी उसके रिप्लाई का वेट नहीं किया और लैपटॉप चुपचाप साइड में रख दिया। अक्सर मैं रूम पर लैपटॉप से ही उसके साथ चैट करती थी और कॉलेज में फ़ोन पर। हालांकि मैं कॉलेज में बहुत कम उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन घर आने के बाद बस उसकी यादें मेरे ज़हन में हर वक्त चलती रहती थीं। उस दिन ईशा ने जब मुझसे वो बात कही तो मुझे लगा कि वो गुस्से में नॉर्मली कह रही है और वो मुझसे ज़रूर बात करेगी। लेकिन उस मैसेज के बाद उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, शाम से सुबह हो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो सबसे पहले मैंने अपने फ़ोन में उसका मैसेज देखा, पर उसका मैसेज नहीं था। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। अक्सर मुझे अब तक तो आदत हो चुकी थी, क्योंकि महीनों गुजर चुके थे उसके साथ बात करते करते। तो आज जब इतने दिनों बाद पहली बार उसका मैसेज नहीं था, यहाँ तक कि उसने मैसेज सीन करके मुझे रिप्लाई भी नहीं किया था, तो मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर मैंने उन ख़यालों को दोबारा से झटक दिया, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी और मैं रेडी होकर सीधा एग्ज़ाम देने के लिए चली गई। मैं उस वक्त एग्ज़ाम दे रही थी, मैथ का एग्ज़ाम था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी मुझे ईशा का ख़्याल आ रहा था। लेकिन मुझे लगा कि बस ये यूं ही है, धीरे धीरे निकल जाएगा। और मुझे ये भी तो नहीं पता था कि ईशा मुझे शाम को भी मैसेज नहीं करेगी। और जब मैं एग्ज़ाम देकर वापस लौटी और मैंने अपना फ़ोन चेक किया, तो ईशा ने तब भी मैसेज नहीं किया था। अब मेरा अगला एग्ज़ाम 2 से 3 दिन की गैपिंग में था। इस बीच दूसरे सब्जेक्ट के बच्चों का एग्ज़ाम था। अब मैं हर पल, हर वक्त, हर सेकंड उसके मैसेज का वेट करने लगी, लेकिन तीसरे दिन भी उसने कोई मैसेज नहीं किया। अब मेरी आत्मा तड़पने लगी धीरे धीरे। मैंने उसे फाइनली मैसेज किया, ईशा, तु, तु, तुम तुम कहाँ हो आजकल? मुझे तुम्हारी इतना मैंने लिखा ही था कि फिर मैंने उसे डिलीट कर दिया। मैंने सोचा कि मैं ये क्या लिख रही हूँ, भला उसकी याद मुझे क्यों आएगी। फिर मैंने उस मैसेज को डिलीट करने के बाद दोबारा कोई मैसेज नहीं किया। जब मैंने फिर कुछ समय बाद उसे देखा तो उसने उसे सीन नहीं किया था। मुझे बहुत बुरा लगा। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे दिल की बेचैनियाँ भी बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते चौथा दिन आ गया और अब मैंने ईशा को मैसेज पे मैसेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि हर सेकंड, हर पल के साथ साथ उसकी याददाश्त मेरे दिमाग में घर करती जा रही थी और अब उसकी हर एक बात मुझे बार बार सता रही थी। मैं उसके चैट्स बार बार पढ़ने लगी और जितनी बार उसकी चैट्स पढ़ती, उतनी बार उसकी यादें मेरे जहन में और ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाने लगती। धीरे धीरे काफ़ी वक्त गुजर गया और आखिरी के जो 2 एग्ज़ाम बचे थे वो भी ख़त्म हो गए और अब धीरे धीरे छुट्टियों का समय आ गया। छुट्टियों में मैं अक्सर घर जाया करती थी अपना वक्त बिताने, लेकिन इस बार मैं घर नहीं गई। मेरी फ्रेंड एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद वो अपने घर चली गई, लेकिन मैं रूम पर ही रही। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे मन का चैन सुकून कोई छीन कर ले गया हो। मेरी आत्मा तड़प रही थी। जब मैं एग्ज़ाम से पूरी तरह से फ्री हो गई तो अब मैं उसके लिए पागल होने लगी। मैंने सारे मैसेजेस चेक किए, मैंने हर रोज़ 1 मैसेजेस 2 मैसेजेस डाले थे और अब तक न जाने कितने मैसेज हो गए थे, लेकिन उसने एक बार भी मेरे मैसेज को सीन नहीं किया। मुझे लग रहा था कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। मैं सोचने लगी कि आखिर मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। हम लोग थे तो दोस्त ही ना, फिर दोस्त के लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हो रही है। वो एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ, फिर क्यों। अब धीरे धीरे मेरे लैपटॉप में 24 आवर्स के लिए एफी ऑन रहने लगा और मैं हर पल, हर वक्त बस उसके मैसेजेस आने का इंतज़ार करने लगी।
उसके मैसेजेस जब नहीं आए तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मुझे ड्रग्स की लत लग गई हो और अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मैंने अलग अलग तरीके ढूंढना शुरू कर दिए, तब मुझे ध्यान आया कि ओफो कनिष्का, तुमने तो उसका नंबर ही नहीं लिया, अब तुम उससे बात कैसे करोगी। अचानक मैं अपने आप को दुनिया की सबसे बदनसीब और बेवकूफ़ इंसान समझने लगी कि मैं इतने दिनों से जिस लड़की से बात कर रही हूँ, मैंने उसका नंबर अब तक क्यों नहीं लिया और ना ही उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। अब धीरे धीरे मैंने खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, बस अपने ही रूम में बेड के किनारे किनारे पे बैठकर बस रोने लगी। और उस वक्त उसकी याद में पहली बार मेरी आंखों में आंसू आए। और जब मेरी आंखों में आंसू आए तब मैंने खुद से सवाल किया, क्यों कनिष्का, क्यों क्यों रो रही हो तुम उसके लिए, क्यों तड़प रही हो तुम उसके लिए। तुमने ही तो कहा था उससे कि उसके मैसेजेस ना आने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर क्यों तुम्हें ये फ़र्क पड़ रहा है। ज़रा देखो खुद की हालत, तुमने क्या बना रखा है खुद को, क्या पहले तुम ऐसी थी। तो अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, मैं पहले ऐसी नहीं थी। मैंने फिर से अपने आंसुओं के साथ उसे मैसेज किया, हे इडियट, कहाँ हो तुम, मुझे सच में भूल गई क्या। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही। अगर तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही तो मैं क्यों तड़प रही हूँ तुम्हारी याद में। क्या तुम्हें मेरी बातों का फ़र्क पड़ रहा है। प्लीज़ रिप्लाई करो ना, मुझे पता है तुम मेरे मैसेजेस देखती हो लेकिन तुम मुझे रिप्लाई नहीं कर रही। प्लीज़ शीशा, एक बार रिप्लाई कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, प्लीज़ एक बार कर दो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन उसने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। अब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि मुझे लग रहा था कि मेरी सांस रुकने लगी हो। जब भी रात होती, रात के 10 से 11 बजते, तब मुझे लगता कि मैं हर रोज़ एक मौत मरने लगी। और धीरे धीरे मेरी बॉडी इतनी वीक हो गई कि मैं फीवर से हर वक्त सफ़र करने लगी। मैंने मेडिसिन्स नहीं लिए क्योंकि मेडिसिन्स मुझे शुरू से ही नहीं पसंद थी। मैं खुद को ठीक करना ही नहीं चाह रही थी, मुझे बस हर वक्त उसकी याद आ रही थी। मेरा दिल इतना तड़प रहा था कि बस एक बार मैं उसकी आवाज़ सुन लूँ। हालांकि मैंने उसकी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी, लेकिन उसके मैसेजेस पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही हो, एक मीठी सी, हल्की सी, प्यारी सी आवाज़। ये सब इमेजिनेशन थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी रियल वॉइस कैसी होगी, वो कैसी दिखती है। बस उसके नाम से, उसके एहसास से, उसके मैसेजेस से मुझे प्यार हो गया था। और ये बात समझते समझते मुझे 2 हफ्ते लग गए। और जब मुझे समझ आया तो ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। फिर अचानक ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि वो कभी वापस ना आए। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी, मैं तो तबाह हो जाऊँगी। करीब 2 से 3 दिन और गुजर गए और फाइनली मेरी अकड़ घुटनों पर आ गई और मैंने उसे मैसेज करके वो 3 शब्द कह दिए जो वो मुझसे शायद सुनना चाहती थी। और मैंने आखिरी मैसेज करके कहा, हे इडियट, आई लव यू यार, आई लव यू सो मच। मैं मर जाऊंगी यार, मैं बेवकूफ़ थी, मुझे पता नहीं चला। मैं जिसे दोस्ती का नाम दे रही थी वो प्यार था। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ ईशा। क्या तुम्हें मेरी तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही। प्लीज़ आओ, मुझसे बात करो, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करो, मुझे फीवर है ईशा, प्लीज़। मैंने उसे जब ये मैसेज किया तो कीबोर्ड पर मेरे आंसू लगातार गिर रहे थे। दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी
कि ईशा मुझे रिप्लाई करेगी। मैंने उसे अपने दिल की बात कहने के बाद लैपटॉप को नीचे ज़मीन पर रख दिया और अपने बेड पर सर लगाकर नीचे बैठ गई। और उसके रिप्लाई की मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। अपने ही दर्द में उसका इंतज़ार करने की आस से आंखें बंद करके लेट गई। लेकिन तभी अचानक मेरी आँख खुल गई और मैंने लैपटॉप की तरफ नज़र घुमाया तो एक रिसेंटली किसी का मैसेज आया था। और जब मैंने उस मैसेज को देखा तो मैंने अपने कांपते हुए हाथों से उस पर क्लिक किया और वो मैसेज ईशा का था। जब मैंने ईशा का मैसेज देखा, मुझे नहीं पता था कि मैं इसे ओपन करूँगी तो इसमें क्या लिखा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ मेरे सामने पॉसिबल हो गई हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ईशा मेरे इस सवाल का इतनी जल्दी जवाब देगी। मेरे प्रपोज़ करने के विदिन 1 मिनट उसने मुझे रिप्लाई कर दिया और मैंने इतना एक्साइटेड लगते हुए अपने आँखों में आंसुओं को पोंछते हुए उसे चेक किया तो उसमें लिखा था, तो फाइनली आपको एहसास हो ही गया कि आप मुझसे प्यार करती हैं। जब मैंने उसका ये रिप्लाई देखा तो मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने लैपटॉप को सीने से लगा लिया और मैं पकड़कर फिर से बेड के किनारे पर वैसे ही बैठ गई। काफ़ी देर तक मैं बस रोती ही रही, रोती ही रही, रोती ही रही। लेकिन उस दिन मुझे रोने में जो सुकून मिल रहा था वो 2 हफ्ते से मुझे नहीं मिला था। अब उसने मुझे फिर से मैसेज किया, लेकिन उससे पहले मैंने उसे एक मैसेज भेजा। तो तुम्हें ये सब पहले से पता था? जब मैंने उसे ये लिख कर भेजा तो उसने मुझे कहा, हाँ मैं जानती थी, बस आपके मुंह से सुनना चाहती थी, आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी। उस दिन हम दोनों कितनी देर तक रोते रहे मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जी भर के रोने के बाद हम दोनों को काफ़ी सुकून मिला। तब उसने बताया कि वो हर रोज़ मेरे मैसेजेस देखती थी और उसके लिए ये बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने कितनी मुश्किल से मेरे मैसेजेस को इग्नोर किया। शायद वो उस तकलीफ़ को शब्दों में बता नहीं पा रही थी। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मेरा कलेजा फट जाएगा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको गले से लगा लूँ और कहूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपनी वजह से तकलीफ़ दिया। सच में ईशा कनिष्का बहुत बुरी है। उस वक्त जब हम दोनों को अपने प्यार का एहसास हो गया तो फिर फाइनली मैंने उससे कहा, ईशा क्या मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकती हूँ? कुछ देर तो वो शांत रही और फिर उसने धीरे से रिप्लाई किया, मैंने उसका मैसेज देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अपने फ़ोन में मैसेंजर डाउनलोड किया और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करते हुए उसे कॉल किया। हम दोनों ने अब भी अपना नंबर एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया था। जैसे जैसे रिंग जा रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ती जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि उसको कैसा फ़ील हो रहा था, लेकिन जो हालत मेरी थी उसके हिसाब से उसकी भी हालत शायद कुछ वैसी ही होगी। काफ़ी देर तक रिंग जाती रही, उसने कॉल नहीं उठाया। जब उसने कॉल नहीं उठाया और कॉल अपने आप कट गई तो मैंने उसे मैसेज किया, ईशा क्या हुआ, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? तो उसने कहा,
कनिष्का, मुझे डर लग रहा है। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल फिर से एक बार धड़क उठा। मैं सोचने लगी कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे डर लग रहा है। उसने कहा, आपसे डर लग रहा है। मैंने कहा कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ? उसने कहा, नहीं, आप बहुत अच्छे हो। फिर बस एक घबराहट सी हो रही है। फिर मैंने उससे कहा कि चलो एक गहरी सांस लो और कुछ देर तक अपनी आंखें बंद कर लो, और जब मैं तुम्हें कॉल करूं तो अपनी आंखें बंद करके ही फ़ोन को रिसीव करना। और उसने हामी भर दी। जब करीब 2 से 3 मिनट बाद मैंने उसे कॉल किया तो उसने वैसा ही किया। उसने फ़ोन उठाया और बस अपने कानों से लगाकर मेरे बोलने का इंतज़ार करने लगी। हम दोनों का फ़ोन कनेक्ट हो गया, लेकिन ना ही उसने कुछ कहा ना ही मैंने कुछ कहा। काफ़ी देर तक हम दोनों बस सांस लेते रहे। दोनों तरफ काफ़ी सन्नाटा था, क्योंकि उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। काफ़ी देर तक हम दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा रहा। फिर फाइनली मैंने हिम्मत की और धीरे से उसका नाम पुकारते हुए कहा, ईशा। जैसे ही मेरे मुंह से उसने अपना नाम सुना था तो मुझे अब भी उसके सांसों की रफ्तार याद है। उसने एक ज़ोर से गहरी आह भरी थी। मुझे नहीं पता कि उसे क्या फ़ील हुआ कि उसने ऐसा किया, लेकिन उसने अब भी कुछ नहीं कहा। तो मैंने दोबारा कहा, ईशा। तो उसने बस जवाब में इतना कहा, क्या तुम मुझे क्या तुम मुझसे अब भी बात नहीं करोगी? मेरा इतना कहना ही था कि ईशा ने कहा, कनिष्का। और जब मैंने उसकी पहली बार आवाज़ सुनी तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे दिल में किसी चीज़ से सीधा वार कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये सुकून मिल रहा है या तकलीफ़ हो रही है, मुझे क्या फ़ील हो रहा है। लेकिन वो पहली बार जब मैंने अपना नाम उसके मुंह से सुना तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में मेरे नाम से ज़्यादा खूबसूरत कुछ है ही नहीं। और मैंने बस उससे कहा, ईशा प्लीज़ एक बार और कहो ना। और उसने दोबारा से कहा, कनिष्का। तो मुझे फिर से वैसा ही फ़ील हुआ। और मैंने 3 बार उससे लगातार रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरा नाम लेती रहे, और उसने हर बार अच्छे बच्चों की तरह बिल्कुल वैसा ही किया। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला एहसास था जो मैंने ईशा के साथ फ़ील किया था। वो फीलिंग्स दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग्स थी। ऐसा लग रहा था कि इससे कीमती और इससे ज़्यादा सुखदायक कुछ हो ही नहीं सकता। पहली बार उसने मेरा नाम लिया, पहली बार मैंने उसकी आवाज़ सुनी, वो प्यारी सी हल्की सी दिल को छू जाने वाली आवाज़। और उसमें भी वो नज़ाकत, वो सादगी और वो बेशुमार प्यार जो मुझे उसकी आवाज़ में महसूस हो रहा था। सच में मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं कि मैं उस एहसास को आपके सामने बयां कर सकूं। फिर धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, और जब उसने बोलना शुरू किया तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं पूरी ज़िंदगी बस सुनती जाऊं और वो बस बोलती जाए। ऐसा लग रहा था कि वो अपने मुंह से मिट्टी भी कह रही थी तो मुझे सोना सुनाई दे रहा था। जितनी बार भी, जितने शब्द भी वो बोलती जाती और उस बीच जितनी बार भी मेरा नाम लेती, हर बार मुझे उससे उतना ही गहरा प्यार होता जा रहा था। और मेरा दिल कर रहा था कि अगर मैं पूरी रात,
पूरा दिन ज़िंदगी भर उससे ये कहती रहूँ कि मुझे उससे प्यार है, तब भी शायद मैं अपने अंदर की फीलिंग्स उसे बता ना सकूँ।